तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने मगध का मतलब हरियंका डायनेस्टी और वो नंदा डायनेस्टी तक देखा था। अब कल के इसमें मैंने जैसे एक बोला था, मल्ला एंड वज्जी ये दोनों अलग अलग ही महाजनपद है, दोनों एक नहीं है। उनको रूल करने वाले ट्राइब या क्लैन एक ही इसको वो लोग एक ही इसको बिलोंग करते थे। तो गाना सांगा या गनसंगा इज द ट्राइब दैट रूल्ड बोथ ऑफ दिस टेरिटोरीज। उनके कैपिटल्स भी अलग अलग है, दे डोंट हैव सेम कैपिटल्स। बस उनमें एक सिमिलरिटी इतना ही था कि उनको गवर्न करने वाले, कंट्रोल करने वाले जो ट्राइब था, क्लैन था, दैट वाज सेम, या उस क्लैन को बिलोंग करने वाले लोग थे। नॉट नेसेसरी कि वो लोग फैमिली मेंबर्स हो, कुछ उनका आपस में रिलेशन हो, नॉट नेसेसरी। वो लोग एक सेंट्रल ट्राइब जैसी थी गाना संगा, उसमें भी इंटरनल कुछ और ट्राइब्स थे, क्लैंस थे। उसके बाद और बोलना था मुझे, वज्जी का कैपिटल था वैशाली। वो लिख लेना एक बार बुक्स में से देख के, उतना नेसेसरी नहीं है वो, मैं जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वज्जी का शायद वैशाली कैपिटल है। एंड जो महावीर के मदर के भाई थे चेतक, ही वॉज द किंग ऑफ वज्जी। हिज डॉटर चेलना वॉज द वाइफ ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार बिंदुसार बिंबिसार मगध हरियंका डायनेस्टी के जो फर्स्ट फाउंडर एंड रूलर थे। कुछ डाउट्स इसमें? कोई कल तक के इसमें कोई कुछ करेक्शंस आपके साइड से? ऐसा लग रहा है आपको कि वो गलत है कुछ उसमें? ये एक इमेज देख लो कि ब्रीफ लोकेशन, मतलब एक आइडिया आएगा आपको कि कैसा लोकेशन था हर महाजनपद का। मगध यहाँ है, काशी है, और ये कंबोज और गांधार है। ये आगे आपको बोलने वाला, इसलिए अभी दिखा दे रहा हूं। देख लो ये क्या है दोनों। ये असाका जो विंध्या के नीचे। कल हमने नंदा का पूरा देखा था क्या? नंदा डायनेस्टी को लेके हरियंका का ही हुआ था सिर्फ, राइट। तो हरियंका के बाद शिशुनाग डायनेस्टी, जो शायद शिशुनाग भी बोला मैंने आपको, पर शिशुनाग का हो गया। उसके बाद शिशुनाग को ओवरथ्रो किया नंदा। नंदा डायनेस्टी का 343 से 321। बीसीई बीसी सबको पता है ना ये चीजें? कोई किसी को डिफरेंस में कंक्लूजन, मतलब कुछ डाउट है कि बीसीई क्या होता है, बीसी क्या होता है? बीसी हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, एडी एनो डोमिनी, बट सेक्युलर टर्म्स में जाना चाहे तो उसको बीसीई बोलेंगे। बिफोर कॉमन एरा, सीई इज कॉमन एरा, वो सेक्युलर टर्म्स में होता है वो।
उसके बाद नंदा डायनेस्टी को फाउंडर थे महापद्मानंदा। काफी बड़ा नाम है, इजी नाम है, महापद्मानंदा। एक्सटेंडेड मगध's पावर बाय कॉन्करिंग कलिंगा। मगध के नीचे आता है वो, ये रीजन में आता है कलिंगा। और महापद्मानंद को सर्वक्षत्र कहा जाता था, कि सर्वशतकी। सर्वक्षत्र सर्वशत्रांक तो की, दैट इज, उसका मीनिंग याद रखो ये वर्ड का, अपरूटर ऑफ क्षत्रियस। हरियंका डायनेस्टी के सारे रूलर्स बेसिकली क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। दिस वॉज द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय मगध रूलर। एंड उन्होंने सारे क्षत्रियस को, मतलब काफी हद तक क्षत्रियस का मास किलिंग किया है इन्होंने, तो इसलिए अपरूटर ऑफ ऑल क्षत्रियस। एंड उरुकसेन, ये भी एक नाम था। दिस वॉज बिकॉज अपरूट ऑल क्षत्रियस। उरुकसेन बिकॉज ही ओन्ड अ ग्रैंड आर्मी, बड़ा आर्मी था, जैसे मैंने कल ही बोला, 200,000 का इन्फेंट्री, 60,000 का कैवलरी, 6,000 तक हॉर्सेस, एलिफेंट्स, वॉर एलिफेंट्स। इसके बाद फॉरेन इन्वेजन्स। यहाँ पे कोई लिख रहा है ना कोई? दार लावले ना। अब जैसे फॉरेन इन्वेजन्स का मेजर रीजन था डिसयूनिटी। ये मैप में जैसे आप देख रहे हो कि गांधारा, कंबोज, दीज वर दी नॉर्थ वेस्ट महाजनपद्स, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन था मिडिल ईस्ट से आने वाले हर ट्राइब का, हर इन्वेडर का, और इनके आपस में ही झगड़े थे, ये एक दूसरे से लड़ते रहते थे हर बार। सो देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन दिस बाउंड्री ऑफ इंडिया, जिसके कारण जैसे जैसे ईरान में पर्शियन पावर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, ईरान मतलब पर्शिया उस टाइम का, दे सॉ दिस अपॉर्चुनिटी एज एन इन्वेजन के लिए, और उन्होंने यहाँ पे सीधा अटैक किया था। अलेक्जेंडर भी यहीं से आया था, तक्षशिला दिख रहा है आपको, तो यहाँ तक आया था
रवि तक आए थे शायद, सोन और रवि, हाँ सोन तक, रवि तक सॉरी, यहाँ पे, जिससे फिर ही रिटर्न। तो वो प्लेस, वो चीज अनगार्डेड, और इसके कारण वो एक एंट्री था हर टाइप के लोगों के लिए आने के लिए। गांधारा, तक्षशिला, ये अलेक्जेंडर का यहाँ तक का रूट है। इसके आगे अलेक्जेंडर कभी आया नहीं। अब बिफोर अलेक्जेंडर, पर्शियन आर्मी, जैसे मैं बोल रहा था कि पर्शियंस टुक दिस अपॉर्चुनिटी और they invaded northwest frontier. The Archimedean king Cyrus was first to invade. He was the first invader from northwest frontier. कपिशा बोल के एक छोटी सिटी का उसने, लाइक छोटी नहीं बड़ी सिटी थी, इट वॉज ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ हिंदू कुश। ही डिस्ट्रॉयड दैट सिटी। और कंबोज और गांधारा के लोगों ने फिर उसके इन्वेजन से बचने के लिए, या उसका कंट्रोल ना बने इसलिए, उसको रिश्वत बोलो, पैसे बोलो, गिफ्ट्स बोलो, वो देके उन्होंने उसे ये किया, वापस भेज दिया। मतलब डिफेंड खुद की टेरिटोरी को नहीं किया, दे जस्ट गेव अप ऑन द टेरिटोरी, और उसके बदले में पैसे दिए, गिफ्ट्स दिया, और खत्म। उसके बाद किंग डरायस annexed पंजाब, वेस्ट इंडीज एंड सिंध। फाइव 516 BC। पंजाब यानी पाकिस्तान पंजाब, और पूरा इंडिया और पाकिस्तान का पूरा पंजाब ऑलमोस्ट। अब ज्यादा तो इंडस के आगे नहीं आया कोई, ये इतने रिवर्स ज्यादा इसके आगे जा नहीं पा रहे थे कोई, बट पंजाब अभी हम लोग बोलेंगे अप अंटिल मॉडर्न इंडिया, पंजाब वुड बी द एंटायर रीजन, मोस्टली द पाकिस्तान पार्ट ऑफ पंजाब। He invaded and annexed that region as well as Sindh and west of Indus, ये वाला पार्ट, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, मॉडर्न इंडिया के हिसाब से। उस टाइम के एक फेमस ग्रीक हिस्टोरियन है, हीरोडोटस करके। उनके राइटिंग्स में गांधारा का रेफरेंस है। ही इज एन ग्रीक हिस्टोरियन, फेमस हिस्टोरियन है उनके यूरोपियन साइड में। तो उनके राइटिंग में गांधारा को एक प्रॉस्पेरियस पर्शियन प्रोविंस कहा गया है। मतलब तब तक गांधारा और कंबोज पर्शिया के किंगडम्स के अंडर था। He is also considered the father of Western history writing.
और पर्शियंस ने ऑलमोस्ट 200 इयर्स तक वो पूरा टेरिटोरी पे रूल किया है। जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन स्टार्ट किया उसका वर्ल्ड विनिंग का ड्रीम, उसने पर्शिया की पूरी पावर डिसरप्ट किया। ही डिफीटेड पर्शिया एंड देन ही केम टू द इंडियन बॉर्डर्स। तो तब तक पर्शिया ही इंडियन बॉर्डर्स को होल्ड करती थी। इसके बाद अलेक्जेंडर का इन्वेजन देखेंगे हम लोग। अब अलेक्जेंडर का पता है सबको कुछ ब्रीफ। ही वॉज द सन ऑफ फिलिप ऑफ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया के राजा थे अलेक्जेंडर। मतलब ग्रीस किंगडम या ग्रीस के ग्रीक पीपल का किंगडम मैसेडोनिया इन्वेडेड इंडिया इन 326 बीसी। डरायस वन की ही आर्मी को डिफीट करके he came and he marched towards India, entered India through Khyber Pass. खैबर पास मतलब अफगानिस्तान के यहां से है वो कहीं, ये मैप में दिख रहा नहीं है क्लियरली, बट इट्स समवेयर अराउंड हियर। थ्री 326 बीसी में ही खैबर पास को क्रॉस करके, अब इतनी मैसिव आर्मी के साथ जब अलेक्जेंडर आ रहे थे तो जो गांधारा, तक्षशिला, कंबोज ये साइड के रूलर्स थे, एवरीबॉडी ऑलमोस्ट गेव अप देयर फाइटिंग चांसेस। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया इसकी सोवरेनिटी को। उसमें से सबसे पहले करने वाले थे किंग अम्बी ऑफ तक्षशिला और तक्षशिला। बोथ आर द नेम्स ऑफ सेम महाजनपद और जनपद। दिस किंग वॉज फर्स्ट टू सरेंडर। हाथ सबसे पहले ही इसी ने औजार डाल दिए थे। देन द फेमस बैटल ऑफ हिडिस्पस। It was Alexander versus Porus. पोरस यानी पौरवा, पौरवा यही मतलब इंडियन और वो प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस हुआ इसलिए पोरस, बट अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस, दिस वाज द फर्स्ट एवर टफ रेजिस्टेंस गिवन टू अलेक्जेंडर बाय सम किंग। और वो इतना अच्छा दिया था उसने, ही मे बी दो ही लॉस्ट बट अलेक्जेंडर वाज इम्प्रेस्ड बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज और उसको किंगडम वापस कर दिया था अलेक्जेंडर ने। बट इतना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर इंडिया के बाउंड्री पे ही मिला तो अलेक्जेंडर कुड इमेजिन कि इंडिया में आने के बाद क्या मिलेगा। तो वो एक वन ऑफ द रीजंस ये था कि अलेक्जेंडर डिडंट continue his invasion. He stopped at river Bias. एक तो पहला रीजन ये भी था कि उसके ट्रूप्स ने उसके अगेंस्ट हाथ खड़े कर दिए थे। His troops demanded to return because either they were war weary or they were scared of महापद्मानंद's power और नंदा डायनेस्टीज पावर। अब ये रीजन स्पेसिफाइड नहीं है बट
दोनों चीजों को माना जाता है कि इतना लड़के, एक तो सोल्जर्स भी थक गए थे और दूसरा इंडिया में और बड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा, तो वो एक डर भी था। इतने दूर से आया राजा अगर मर गया इंडिया में आके, तो उसके पूरे इतने इन्वेजन का, इतनी पावर का सत्यानाश हो जाएगा, तो वो भी एक डर था। तो उसके कारण दे स्टॉप्ड एट द बैंक्स ऑफ रिवर बियास। और उसने एक लाइक 12 स्टोन अल्टर्स, स्टोन्स के बड़े बड़े ऐसे एक प्रूफ जैसा उसने बनाया कि यहां तक मैं आया था, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर बियास। ही डाइड ऑन द वे बैक टू बेबीलोन, इन बेबीलोन 324, मतलब 2 साल बाद ही उसका ऑन द वे ही डेथ हुआ अलेक्जेंडर का। कुछ लिख रहा है कोई इसमें से? लिखना है? नहीं ना, रब कर रहा हूं मैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये सेंचुरी के, जो महाजनपद के रिगार्डिंग हमें सीधा वन लाइनर पूछ सकते हैं। फर्स्ट इज NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वे। काइंड ऑफ टाइप ऑफ पॉटरी है ये। These were glossy and shining type. टेबलवेयर जैसा यूज किया करते थे इसको वेल्दी। और महाजनपद के पीरियड को काफी हद तक NBPW भी कहा जाता है, वो पूरे एरा को, क्योंकि सबसे ज्यादा ये मिला है उस पीरियड में से। जैसे अगर आयन मिला तो आयन एज कहते थे, कॉपर मिला तो चालकोलिथिक एज बन गया, वैसे NBPW भी कहा जाता है ये एज को, ये टाइम पीरियड को। उसके बाद पंच कॉइन्स, और उसपे इमेजेस थे ट्रीज के, हिल्स के, एनिमल्स के। मतलब एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कॉल्ड कॉइन्स, बट उस पर अथॉरिटी नहीं है अभी तक किसी का। द फर्स्ट किंगडम जिन्होंने कॉइन पे खुद का नाम छपवाया था, इट वाज गुप्ता डायनेस्टी। तो अभी तक तो मौर्य आया ही नहीं है। मौर्य के बाद पुष्यमित्र शुंगा, उसके बाद 2 और डायनेस्टीज है, फिर गुप्ता डायनेस्टीज का आता है। तो तब तक मीडियम था, बट खुद के नाम का नहीं था कॉइन। कुछ उन्होंने एक इमेजेस, जिस चीज को ज्यादा वो लोग मानते थे उसको वो लोग पंच कर देते थे। And these coins were made of silver. Some copper were also found. उसके बाद टाइप्स ऑफ विलेजेस। फर्स्ट वाज द टिपिकल विलेज, जहां हर टाइप के लोग रहेंगे, ब्राह्मण से लेके शूद्र तक के हर टाइप के लोग, मतलब हर प्रोफेशन के, कास्ट के, टाइप के लोग वहां रहेंगे। जो अभी हम टिपिकल, नाम में टिपिकल है, बोलते नॉर्मल विलेज। हेडमैन उसका ग्रामीणी, ग्रामका ऐसा कहा जाता था हेडमैन को उसके।
ग्राम भोजों का भी है। सब अर्बन में ये क्राफ्टमैन, ब्लेड स्मिथ्स, इनका ज्यादा मतलब इनका विलेज हुआ करता था ये। मतलब जो कोई क्राफ्टमैन, आर्टिशियंस जो कोई होगा, वो लोग ऐसे टाइप के विलेजेस में वो लोग साथ में रहते थे, तो उनके टाइप को सबअर्बन कहा जाता था। तीसरे थे बॉर्डर। जो फॉरेस्ट के फेरल पे थे। पेरीफेरल का मीनिंग पता है ना? बाउंड्री पे। इतने इजी वर्ड्स नहीं पता तुम लोगों को इंग्लिश के? ये कॉमन कलोकियल वर्ड्स है, तुम लोग ये तुम्हारे लेक्चरेट्स में बात करने के इसमें ज्यादा यूज होता है पेरीफेरल, नॉट जस्ट ग्रामर। उसके बाद उस टाइम में लोगों को क्या कहा जाता था? इफ देवर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्ट्रेट फॉरवर्ड टर्म से लिख लो, किताब में से पढ़ोगे नहीं तुम लोग। This period also marked the beginning of Indian judiciary system. लीगल और जुडिशियरी सिस्टम का बिगिनिंग ये पीरियड को मार्क यहां से शुरू हुआ है। तब लॉज बने कुछ, क्योंकि पहले कुछ लॉज हुआ करते थे जो ट्राइब्स के अकॉर्डिंग थे, ट्राइबल अलग अलग लॉज थे। जैसे वर्ण सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ, लॉज चेंज होते गए, हार्श बनते गए और एक यूनिफॉर्म लॉज बने। फिर जैसे जैसे ये सिस्टम एकदम रिजिड हो गया, तो अगर
शूद्रास ने कुछ क्राइम किया अगेंस्ट अदर थ्री तो दे वर पनिश्ड हार्शली। अगर ऊपर के तीनों में से किसी ने शूद्रास के साथ कोई अन्याय किया तो उनको लाइटर पनिशमेंट हुआ करता था। पार्शलिटी वो टाइम से चालू हो चुकी थी इंडियन जुडिशियरी में। लिख लिया ये सबने? इसके बाद मौर्य डायनेस्टी। देख सकते हो तुम लोग मौर्य का कितना एक्सटेंट था यहां से लेके यहां तक। क्योंकि साउथ में क्यों नहीं कर पाए? चोलाज एंड पांड्यास के वजह से। द टू प्रोमिनेंट डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया, चोलास, पांड्यास एंड चेरास भी है, बट ये दोनों 6th सेंचुरी दिखेंगे, फिर 9th में दिखेंगे, एडी में दिखेंगे। मतलब एक हिस्ट्री तुम अभी पढ़ोगे, 100 साल बाद उसकी दूसरी हिस्ट्री पढ़ोगे। एक्चुअल में नहीं, उसके 100 साल बाद की दूसरी हिस्ट्री तुम मेडिवल में पढ़ोगे। मौर्य डायनेस्टी 322 से 185, या कहीं कहीं 324 से 187 भी दिया होगा। It was the first subcontinent empire आज तक इतना बड़ा एम्पायर कोई एक किंग ने, कोई एक डायनेस्टी नहीं कर पाई थी जो मौर्य ने किया। और ये चीज को मौर्य के हर एक एस्पेक्ट के हमारे पास डिटेल सोर्सेस है। उसमें से सबसे पहला सोर्स तो अर्थशास्त्र, बाय कौटिल्य। उसके बाद इंडिका बाय मेगास्थीसिस। उसके बाद जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्रदमन वन किंग। और रॉक एडिक्ट्स बाय अशोका। इसमें जब कौटिल्य अर्थशास्त्र, इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ मौर्यन हिस्ट्री। उसमें हर चीज का एकदम डिटेल्ड रिव्यू दिया गया है, मीनिंग दिया गया है। और हम जो अभी जिससे ये सब डिकोड हुआ है, इट्स अ 250 बीसी या एडी के अराउंड वाला किताब है। मतलब इट वाज लॉस्ट इन द हिस्ट्री। 250 एडी के आसपास हमें उसके एविडेंसेस मिले, छोटे छोटे लीव्स पे लिखी हुई उसके राइटिंग्स मिले, जिससे हमने ये पूरा कंस्ट्रक्ट किया है मौर्य डायनेस्टी का हिस्ट्री। द अर्थशास्त्र, फिफ्टीन बुक्स का कंपाइलेशन है, या उसमें 15 बुक्स है, वो साथ में मिलकर अर्थशास्त्र बनता है। 5 डील्स विथ तंत्र, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन।
नेक्स्ट 8 वर द इंटरस्टेट रिलेशंस और अवापा. और जो लास्ट 2 है, दोज वर द मिसलेनियस. जो इंडिका है मेगास्थेनेसिस की, तो मेगास्थेनेसिस वाज अ ग्रीक एम्बेसडर. सेलुलस निकेटर ने उसको भेजा था और उसके इंडिका से हम ज्योग्राफी के बारे में ज्यादा अच्छे से जान पाए. शेप, साइज, सॉइल, प्लांट्स, क्लाइमेट, एडमिनिस्ट्रेशन, फोक लोर, तो सोशल और जियोग्राफिकल चीजों का ज्यादा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें इंडिका से मिला. इंडिका कई कई जगह फैक्चुअली गलत है, बट उसके सर्टन एस्पेक्ट्स करेक्ट थे, इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं. जैसे इंडिका के हिसाब से देयर वर 7 वर्नास और 7 कास्ट जिसके अंदर लोग डिवाइड हुए थे, विच इज इनकरेक्ट. एवरीबडी नोज देयर वर ओनली 4. 7 वो उसने इजिप्शियन इसमें से उसने उठाया पूरा, जो उसके उधर का लोकल कल्चर था. ही डिवाइडेड पीपल अकॉर्डिंग टू इट. तो ऐसे डिटेल्स है गलत, बट स्टिल इट इज यूज बिकॉज उसके ज्योग्राफी उसने अच्छे से बताया है पूरे इसका. कोई लिख रहा है इसमें से? इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य. थ्री 24 से 21. थ्री 321 या 324 ये है. 297 तक है इनका. ये 2 ईयर्स में थोड़ा डाउटफुलनेस है. तो 324 या 321 को स्टार्ट हुआ है. 298 BC. वो 1 ऑड ईयर आगे पीछे होगा बुक टू बुक. ये पूरे यूपीएससी के बुक में दिए हुए ईयर्स है. सो मैं ये फॉलो करता हूँ. लूसेंट में कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं ये लोग. सो इट्स बेटर आगे पीछे 1-2 साल याद रखने का. तो अब चंद्रगुप्त मौर्य ने डायनेस्टी पूरी खड़ी किया विद द हेल्प ऑफ चाणक्य और कौटिल्य.
होपफुली सबको पता है, चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है। नसीब। उसके बाद ही इनहेरिटेड लार्ज नंदा आर्मी। धनानंद को उसने हरा के, जब लोग थक गए थे धनानंद को, तो उसको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य ने थ्रोन असेंड किया। इनिशियली उनका जो काम था, उन्होंने जो शुरुआत की थी वो सेंट्रल या नॉर्थ इंडिया से ही किया है। तो ही मेट अलेक्जेंडर एज वेल। चंद्रगुप्त मौर्य हैज मेट अलेक्जेंडर एज वेल। नंदा डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंद थे, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लो। और धनानंद को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आए। एंड दिस आर्मी हेल्प्ड हिम टू कॉन्कर नॉर्थ वेस्ट एंड लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। पूरा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कॉन्कर किया। ये पूरा रीजन उन्होंने ही कॉन्कर किया है, और नीचे यहां तक एक्सपांड भी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। अब इसमें छोटे मोटे जगह बाद में ऐड हुई है। पूरा इतना, ये तो टोटल मौर्य एम्पायर का रीच है, बट इतना बड़ा सोचना भी पहली बार ही हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य फेस्ड सेल्यूलस निकेटर, सेल्यूकस। अब सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो ही वॉज द पर्सन हु गॉट एशिया आफ्टर अलेक्जेंडर्स डेथ। जैसे अलेक्जेंडर का 324 में डेथ हुआ, तो जितना कोई टेरिटोरी उन्होंने कैप्चर किया था उसमें का एशिया का एंटायर रीजन केम अंडर निकेटर। और इसी का जो कोर्ट एम्बेसडर था, इट वॉज मैगस्थेनस, जिसका इंडिका यूज किया जाता है। (301) में ही डिफीटेड सेल्यूलस। और फिर उनसे टेरिटोरी, पैसा, वो सब लिया। उसके बदले में छोटा एक 500 एलिफेंट्स का उनको ये दिया। और मेगास्थेसिस का तो लिखा मैंने। मौर्यस के कास्ट को लेके भी डिबेट है। ओरिजिनली मौर्यस कौन से इसको बिलोंग करते हैं, इसका कोई एकदम ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है कि वर दे क्षत्रियस या शूद्रस या ब्राह्मण्स। या फॉर श्योर ब्राह्मण्स नहीं थे, क्षत्रिय और शूद्रस में थोड़ा सा डाउटफुल है। उसके बाद जैसे मैंने जैनिज्म में बोला था कि चंद्रगुप्त जब उनका खत्म हुआ एज, उनका पूरा रीन वगैरह, सो ही adopted Jainism, converted himself into Jainism, went to कर्नाटका, और वहां पे उन्होंने स्लो स्टार्वेशन से खुद का देहांत ले लिया। ही डाइड ऑफ स्लो स्टार्वेशन। उसे वो लोग सले खाना ऐसा कहते हैं, डेथ बाय स्लो स्टार्वेशन। तो जैनिज्म का जो कुछ इफेक्ट था, प्रेजेंस था, वो कर्नाटका तक चंद्रगुप्त मौर्य ने स्प्रेड किया था। इसके बाद बिंदुसार।
297 से लेके 273 तक Greek writers call him Amitrochates. Amitrochates. Destroyer of foes. फोर्स मतलब पता है ना, एनिमीज का किलर, सबको खत्म करने वाला। वाइल महाभाष्य ने उसे अमित्र घाट का भी नाम दिया है, मीनिंग सेम ही है, बट अभी ये ग्रीक वालों ने किया। इंडियन में उसको अमित्र घाट बोला जाता था। He conquered the land between two seas. पेनिनसुला का एक्सटेंट उन्होंने बनाया, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में का लैंड। कहीं ग्रीक सोर्सेस में इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस का भी जिक्र है, जो ग्रीक किंग्स के साथ या वेस्टर्न किंग्स के साथ था, तो उसका रेफरेंस उनके राइटिंग्स में है। और इनके टाइम में साउथ ऑफ कर्नाटका तक मौर्यन एम्पायर स्प्रेड हुआ था। बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूज मत होना। बिंबी वाज द फाउंडर ऑफ मगध एंड बिंदुसार इज सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। बिंबी और बिंदु का सिर्फ डिफरेंस है, सार तो सारी है। उसके बाद आते हैं अशोक, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मौर्यन किंग। टू 268 से 232। अब ये 4 साल का डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को डेट्स में उनके। इट वॉज ड्यू टू वॉर ऑफ सक्सेशन। 4 साल तक एक बैटल चला मगध में कि हु वुड सक्सीड बिंदुसार। और सूरसेन करके ही वॉज वन ऑफ द बिंदुसार सन, जो बिंदुसार चाहते थे टू बिकम द किंग, नेक्स्ट किंग। बिंदुसार के हिसाब से उनको सूरसेन को बनाना था, बट अशोका बीइंग अशोका, ऑब्वियस है ना कि किसी को भी किंग, सबको किंग बनना है, तो ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। हाँ, he killed his 99 brothers and he became the king. और बिंदुसार के टाइम में अशोका was sent to these provinces, क्योंकि उसका एक रीजन ऐसा है ना कि सर्टेन, अब इतना बड़ा एम्पायर होने लगा तो ऑब्वियस है कि जो पावर थी तो वो यहाँ कंसंट्रेटेड होगी। कैपिटल में सबसे ज्यादा किंग का इन्फ्लुएंस होगा, बाहर किंग का उतना ये कम्युनिकेशन नहीं था, तो ऑपरेशन बहुत ज्यादा होने लगे। वो वाले ऑपरेशंस नहीं,
सप्रेस, दबाना, परेशान करना, क्रुएल्टी बढ़ गया था लोगों के साथ। तो वो कम करने के लिए अशोका को भेजा गया था ये रीजन्स में कि आप जाओ, वहां के जो कोई अपने रेवेन्यू कलेक्टर्स है, टैक्स कलेक्टर्स है, अथॉरिटीज है, उनको थोड़ा बजा के आ जाओ इधर। वो एक उनका रीजन था। और तो अशोका का ये एडवांटेज क्या था कि ही वॉज कनेक्टेड टू पीपल मोर कंपेयर टू अदर ऑल मौर्यन किंग्स। इतना लोगों के साथ कनेक्शन सिर्फ अशोका का था कि वो जो रॉक एडिक्ट्स हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे जाके, तो वो बने ही इसलिए थे कि अशोका की चीजें हर इंसान तक पहुंचे। जो राजा कह रहा है पाटलिपुत्र में बैठ के, वो कर्नाटका में भी समझ में आना चाहिए, सिंध में भी समझ में आना चाहिए, जम्मू में भी समझ में आना चाहिए। तो इतना अशोका ने ग्राउंड लेवल का काम किया। ही किल्ड हिज 99 ब्रदर्स। उसके बाद इनके बहुत सारे नाम हैं। नाम्स पे सीधा मैच द फॉलोइंग आता है या फिर मीनिंग पूछ लेते हैं नाम का। राइट इट डाउन। बुद्ध शक्या, और अशोका। मस्की एडिक्ट, धर्मशोका, सारनाथ इंस्क्रिप्शन, देवमपिया, इसका मीनिंग है बिलवेड बाय गॉड्स या बिलवेड ऑफ गॉड्स, मतलब भगवान का पसंदीदा। और पियदासी, इसका मीनिंग है प्लेजर अपीयरेंस से, मतलब अच्छा दिखना या प्लेजर अपीयरेंस। प्लेजर अपीयरेंस। उसके बाद उनके वाइफ्स, अब वैसे तो 1 2 3 4 5 5 वाइफ्स का मेंशन है। उसमें से एक लव मैरिज था, जिनसे जो 2 बच्चे हुए उनको, वो 2 किड्स वर सेंट एज एम्बेसडर्स टू श्रीलंका। मैं उसका आगे नाम बोलूंगा, महेंद्र एंड संगस्मिता, संगमित्रा और संगमिता दोनों है। इनमें एक प्रोमिनेंट ऐसा है ना, करुवाकी, मतलब देयर वाज वन क्वीन करुवाकी, शी इज द ओनली क्वीन जिनका मेंशन हमें एक एडिक्ट पे दिखा है। एडिक्ट यानी कोई स्टोन, मतलब फ्लैट स्टोन सरफेस पे कुछ एक इंस्क्रिप्शन बनाया, कोई ड्राइंग्स होगा या कुछ लिखा होगा। तो शी वॉज द ओनली क्वीन जिनका एक एडिक्ट है, क्वीन एडिक्ट बोलते हैं उसको। या इलाहाबाद का पिलर एडिक्ट है वो, इलाहाबाद कोसुम,
और इनका जो सन था तिवारा, ऐसा उसका नाम था, तो ये अकेले सन का भी रेफरेंस एक एडिक्ट में है। सो ओनली किंग और उनका ओनली बेटा, मतलब उनका जो बेटा है उनसे होने वाला, इन दोनों का ही रेफरेंस एडिक्ट में हमें डायरेक्टली मिलता है। बाकी एडिक्ट में कोई क्वीन और प्रिंस का रेफरेंस नहीं है। ऑर्गेनाइज थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट किसने किया था बुद्धिस्ट काउंसिल? सेकंड, फोर्थ कनिष्क। लोकेशंस तो पूछू, रहने दो, नाम ही याद नहीं, लोकेशंस क्या याद करोगे तुम लोग। मैंने बोला है बुद्धिस्ट काउंसिल्स पढ़ लो अच्छे से, दोज आर नॉट हार्ड टू रिमेंबर, क्योंकि सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं बुद्धिस्ट काउंसिल को लेके। व्हाइट टी शर्ट, तुमसे बात कर रहा हूं, झुक जा, तू जैकेट वाला झुक जा, तुम दोनों व्हाइट टी शर्ट और वो वेद ना, वेदांत, विवेक, विवेक, आणि तुझं काय होतं? पार्थ, विवेक आणि पार्थ, सांगतोय तुम्हाला, गप्पा नंतर मारा। उनके बुद्धिस्ट काउंसिल्स के किंग, लोकेशंस, ईयर भी चल जाएगा, नहीं याद रहा तो किंग्स एंड लोकेशंस याद करो। अभी पेजेस मत पलटाओ मैम, पेजेस मत पलटाओ, याद तो करते नहीं हो यार तुम लोग, लिखते भी हो या नहीं पता नहीं। ये हुआ। इसके बाद ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा। Up until the war of Kalinga, King Ashoka was one of the ruthless kings. One of the ruthless, मतलब बहुत ruthless थे वो लोग, देखते ही नहीं थे, किलिंग वगैरह एकदम एक्सट्रीम हद तक उनका सब था। बट when he saw the loss of life, और जो उन्होंने सीन देखा आफ्टर कलिंगा वॉर, तब उनको वो रियलाइज हुआ कि वो कितना गलत जा रहे हैं, और तब ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। और तब से उन्होंने किंग थ्रोन उन्होंने छोड़ा नहीं है, ही डिड नॉट डिसेंड हिज थ्रोन, ही वाज किंग, बट फिर उन्होंने वॉर वाली पॉलिसी बंद कर दी। वो धर्म प्रसारण ये सब चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व हुए। ही स्टॉप्ड द वॉर एंड एक्सपेंशन पॉलिसी, और वो धर्म का प्रसार करने उन्होंने तब से स्टार्ट किया। अब जो अशोका का पूरा हिस्ट्री हमें उनके एडिक्ट से ही पता चलता है। देयर आर 33 इन टोटल। इंस्क्रिप्शंस, एडिक्ट्स, मतलब कोई एक सरफेस पे कुछ इंस्क्राइब किया है उसे एडिक्ट कहा गया है। इनिशियली स्टोन्स पे हुआ करता था, फिर बाद में पिलर्स पे हुआ। तो मेजर और माइनर एडिक्ट्स है स्टोन्स में। उसके बाद मेजर और माइनर पिलर एडिक्ट्स है। और एक सेपरेट स्टोन एडिक्ट्स भी है। पिलर एडिक्ट्स में लायन कैपिटल और सारनाथ है, सबको पता होगा होपफुली।
एम्बलम जो बना है हमारा उससे लिया है हमने। फिर अशोका पिलर करके भी एक शायद है दिल्ली में, द आयरन पिलर है जो रस्ट नहीं हुआ अभी तक। तो लाइक इंस्क्रिप्शन बोलो या मॉन्यूमेंट के, इसमें मगध का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ये योगदान है कि एडिक्ट्स और ये ऐसी चीजें बनाए कि जो इतने सालों से वैसी की वैसी है, उसको अगर अनलेस अनटिल किसी ने उसका तोड़फोड़ करके कुछ उसका ये नहीं किया हो। तो जैसे पिलर्स वगैरह अभी तक रस्ट नहीं कर रहे, कोई भी आयरन की चीज अभी लोग खुले में उसको रख दो, हार्डली एक आध हफ्ते में उस पर रस्ट जमा हो जाएगा। वो टाइम का आयरन पिलर अभी तक रस्टिंग स्टार्ट नहीं हुआ उसको। तो कुछ तो अलग था नॉलेज में उनके पास। और मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजी, मतलब मॉन्यूमेंट्स, आर्ट, ये चीज में भी मगध उतना ही प्रोमिनेंट था जितना एक्सपेंशन में था। और ये सारे एडिक्ट्स और पिलर्स ना स्पेशली क्राउडेड जोन्स में थे जहां पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब जानबूझ के उन्हें लोगों के बीच में रखा गया था जिससे राजा का प्रेजेंस उनके हाथ रहे। तो इतना डाउन टू अर्थ रहने का उन्होंने ट्राई किया स्टार्टिंग से। और मोस्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस तो बेसिकली धम्मा और धर्म को लेके ही थे, बुद्धा के टीचिंग्स एस्पेशली नहीं, बट पीसफुल चीजों को लेके या पीस कैसे अटेन कर सकते, बुद्धिज्म से इंस्पायर होके इनके धम्म के इन्होंने लिखे थे या उस पर इंस्क्राइब किए थे। तो बुद्धा के टीचिंग्स कहीं दिखे नहीं है, कोई भी एडिक्ट पे हमें बुद्धा के टीचिंग्स दिखे नहीं है। मेजर या इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स है, मेजर एडिक्ट एडिक्ट 4 जो बात करता है रूल्स ऑफ मोरालिटी। केमिस्ट्री का मोरालिटी और मोरालिटी नहीं, मॉरल उसका वर्ड है, केमिस्ट्री वाला मोरालिटी मत लाओ इसमें, मोलर मास एंड एवरीथिंग। मेजर एडिक्ट 12, मेजर एडिक्ट 12 रिलीजियस पॉलिसी। मेजर एडिक्ट 13 tells us about Kalinga War. Minor Edict 1 जो बताता है कि अशोका was a follower of Buddhism. जो पिलर्स बने थे, those pillars probably signified access of earth और world. एक्सेस मुंडे भी उसको कहते हैं, लैटिन वर्ड है वो। लेटर मॉरियस इनमें ज्यादा नहीं है कुछ, अशोका के बाद ही डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था। अशोका के डेथ के बाद ऑलमोस्ट 137 ईयर्स तक मौर्यस चले, उनका एम्पायर या चला आगे, बट वो वन ऑफ द सारे वीक रूलर्स ही थे। उनका लास्ट रूलर था बृहद्रथा, सॉरी, जिसको
उसी के कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंगा या पुष्यमित्र शुंगा ने असैसिनेट किया 185 BC में। और खुद का डायनेस्टी शुंगा डायनेस्टी या शुंगा डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट किया। अशोका के इसमें मैंने जैसे एक ये बोला था, महिंद्रा और संघमित्रा सन एंड डॉटर ऑफ अशोक वर सेंट टू सिलोन श्रीलंका फॉर स्प्रेडिंग बुद्धिज्म एज एम्बेसडर्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सिलोन याद रखो, जिस श्रीलंका का पहले सिलोन कहा जाता था, वहां पे एम्बेसडरीज को भेजने वाला किंग अशोक, उनके बेटे और बेटी महिंद्रा एंड संघमित्रा। अब मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन के कॉजेस। कि वन ऑफ द प्रोमिनेंट एम्पायर जो ऑलमोस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, उसके फेलियर का रीजन क्या था या वो डिक्लाइन क्यों हुआ? तो पहला एन ऑब्वियस रीजन था ब्राह्मीय रिएक्शंस। मतलब अब जैसे अशोका ने बुद्धिज्म को इतना स्प्रेड किया, और वो पीरियड में जो ब्राह्मण सोसाइटी था या ब्राह्मण डोमिनेटेड सोसाइटीज था, वो चीजों को अपोज किया उन्होंने, क्योंकि वो डायरेक्ट बुद्धिज्म वाज लाइक वो टारगेट कर रहा था वैदिक फिलोसफीज को, पुराने फिलोसफीज को। तो अगर कोई किंग उसको ज्यादा ये कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये क्लास या इससे बेनिफिट होने वाले लोगों को उससे तकलीफ होगा। सो दे रिजेंटेड मौर्यस, ब्राह्मणिकल सोसाइटी रिजेंटेड मौर्यस। सेकेंड, ऑप्रेसिव रूल था कई प्रोविंसेस में, जो खत्म करने का ट्राई किया गया काफी, बट कई कई था एग्जिस्टेड, तो लोग भी थोड़ा नेगेटिव लेने लगे इसको, मौर्यस को। थर्ड वाज द फाइनेंशियल क्राइसिस। अब इतना बड़ा एम्पायर मैनेज करना इज नॉट एन इजी टास्क। हर इसमें आर्मीज को रखना, मेंटेन करना, तो फाइनेंसेस बहुत ज्यादा ड्रेन होंगे। तो ड्रेनिंग था एक्चुअली, ये क्राइसिस भी नहीं था एग्जैक्ट, बट एक्सेस ड्रेनिंग के कारण जो मेन किंगडम है उस पर काफी लोड आने लगा, और उसमें अगर इनइफेक्टिव मैनेजमेंट रहा तो सिर्फ पैसा जाएगा, आएगा कुछ भी नहीं, तो उसके कारण बर्डन होने लगा। फिर स्प्रेड ऑफ मटेरियल नॉलेज। मतलब अगर कोई किंगडम किसी दूसरे किंगडम से अच्छा है तो उसके कई रीजंस होते हैं। एक तो मैनेजमेंट वगैरह सब अच्छा होता है, बट उसमें एक मेजर रीजन होता है वेपन्स का। अगर मेरे पास मेरे बाजू वाले से ज्यादा अच्छे वेपन्स है तो ऑब्वियस है मैं उसको मारूंगा, और वो कुछ नहीं कर सकता वो चीज को लेके। बट अगर मैंने मेरे वेपन्स का नॉलेज उसके बच्चों को दिया तो फ्यूचर में जाके उसके बच्चे आके मुझे मारेंगे, फॉर श्योर है।
ये चीजें हुआ मौर्य के साथ। मौर्य ने जब बाद में अशोका ने जैसे जैसे वायलेंस का पाथ छोड़ा, तो हर नॉलेज जो मौर्यन एम्पायर में उनका वेपनरी नॉलेज था, उनके जो स्पेशलिटीज थे, वो सारी चीजें बाहर निकली, बाहर लोगों में पता चलने लगी। तो फिर वो डोमिनेंस, वो सुपीरियरिटी ही खत्म हो गया। जो एक एडवांटेज था, एज था, वो ही चला गया इनका। तो डिफेंस करने के लिए इनके पास कुछ यूनिक नहीं रहा, ना ही कोई सुप्रीमेसी रही, क्योंकि मेरे पास AK-47 है तो सामने वाले के पास भी वही है। पहले वो पिस्तल पे था, मैं राइफल पे था, अब वो भी राइफल चला रहा है, मैं भी राइफल चला रहा हूं, तो सुपीरियरिटी गया, एडवांटेज गया। तो ये एक रीजन था डिक्लाइन का। और फिफ्थ एंड लास्ट रीजन, नेग्लेक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अब इसी पीरियड में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का भी बिल्ड हुआ, कंस्ट्रक्शन हुआ। तो जो कोई अफगान साइड से, पर्शियन साइड से लोग आ रहे थे, जो कोई इन्वेडर्स थे जो सेटलमेंट के लिए ये रीजन में आ रहे हैं, तो दे हैड टू चॉइसेस, आइदर गो टू चाइना और कम टू इंडिया। और चाइना में जैसे उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दी, तो इट ब्लॉक्ड द पैसेज फॉर एंट्रेंस इनटू चाइना। तो ऑप्शन एक ही बचा, इंडिया, ये वाला पार्ट। और ये हेवीली अनगार्डेड था। हेवीली गार्डेड होता है, हेवीली अनगार्डेड था, मतलब है या नहीं एग्जिस्ट पता भी नहीं किसी को, ऐसा था। तो ये इतना वल्नरेबल था, लोगों ने इसका एडवांटेज लिया। 3 to 4 ट्राइब्स आए, दे सेटल्ड हियर, कॉन्कर्ड दिस प्लेसेस, और उन्होंने खुद का प्रेजेंस इंडिकेट कर दिया सेंट्रल पे। उसमें से फर्स्ट थी ग्रीक ट्राइब्स। दे वर फर्स्ट टू इन्वेड एंड सेट अप देयर किंगडम इन नॉर्थ अफगान, जिसे बैक्ट्रिया कहा गया। इनका अभी कुछ इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा। बाद में जो कुशन डायनेस्टी थी, कुशन्स वेर दी शाकाज या शाक, ऐसा एक कुशन्स डायनेस्टी वाज नॉट इंडियन नेटिव डायनेस्टी, वो लोग बाहर से आए हुए ही लोग थे। तो अभी आपको कुछ इसका सिग्निफिकेंस नहीं लगेगा, फ्यूचर में जाके वन ऑफ दिस ट्राइब्स रूल्ड द एंटायर मगध। ये कुछ रीजंस थे डिक्लाइन के। कुछ डाउट्स अब तक इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स? आज ये स्टॉप करेंगे, कल बाकी का शुंगा डायनेस्टी एंड एवरीथिंग होगा। कल फ्राइडे है ना, राइट?